नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक्स होते क्या हैं। प्लास्टिक्स लेस देन 5 मिलीमीटर्स इन डायमीटर। समझते हो डायमीटर? ये है आपके पास एक प्लास्टिक मान लो, तो यहाँ पे ये जो पूरा होगा ये होगा डायमीटर। इसके सेंटर पॉइंट मान लो अगर ये है तो ये तो हो गया रेडियस, लेकिन ये पूरा जो होगा ये क्या होगा? डायमीटर। तो ऐसा प्लास्टिक जो 5 mm यानी 5 मिलीमीटर से कम के डायामीटर का है उसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो यानी छोटा प्लास्टिक है। कितना छोटा है? इतना छोटा कि उसका जो डायामीटर है वो लेस देन 5 mm या लेस देन 5 मिलीमीटर है। ऐसा जो प्लास्टिक होता है उसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। बात अगर प्लास्टिक की आ रही है तो कुछ समय पहले एक ट्रीटी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को मैंने अच्छे से कवर किया है और इसमें मैंने आपको प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल भी कवर करवाई है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को कवर कराया है और प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को भी अच्छे से कवर करवाया है। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो का मतलब है स्मॉल यानी छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा कि उसका जो डायमीटर है वो 5 mm 5 मिलीमीटर से कम है। अब देखिए, ये हमारी जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जैसे कि आपके पास फिशेस हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनके लिए और जो हमारे ओशियंस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या फिर ये माइक्रो फाइबर्स शेड होते हैं जो कि टेक्सटाइल्स या क्लोथिंग से आते हैं। तो या तो ये माइक्रोफाइबर्स हैं यानी क्लोथिंग से आ रहे हैं या बाकी टेक्सटाइल से आ रहे हैं, या फिर ये ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें कमर्शियल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स। फिर आते हैं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स। ये कैसे होते हैं? जो लार्ज प्लास्टिक होता है उसके ब्रेकडाउन से जो बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स। जैसे कि वाटर बॉटल्स हैं, पानी की आपके पास प्लास्टिक की बॉटल हैं। अब जब ये ब्रेकडाउन होंगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक्स बनेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। सेकेंडरी यहाँ पे क्यों बोला गया? क्योंकि प्राइमरी जो प्लास्टिक है वो बड़ा लार्जर प्लास्टिक है, ये प्राइमरी है। इसके ब्रेकडाउन पे ये माइक्रो प्लास्टिक बन रहा है, तो इसलिए ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये कौन सा हुआ? ये सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक हुआ। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे माइक्रो फाइबर्स की शेड हो रहा है टेक्सटाइल्स या फिर क्लोथिंग से, तो ये प्राइमरी बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। लेकिन ये बड़े प्लास्टिक से ब्रेकडाउन या डिवाइड होकर बन रहा है, इसलिए ये सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक है। अब अगर हम प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स के एग्जांपल्स देखें तो देखिए, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें माइक्रो बीड्स पाए जाते हैं, ये प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है। प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं या प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये सारे प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स में आते हैं। तो ये एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक पैलेट्स हैं, प्लास्टिक फाइबर्स हैं, या फिर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो माइक्रो बीड्स पाए जाते हैं वो सारे प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स में आते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के एक्सपोजर से ये बनते हैं। प्राइमरीली सोलर रेडिएशंस हैं या ओशियन वेव्स हैं, इन दोनों की वजह से या इस प्रकार के और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो लार्जर प्लास्टिक है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे अगर लार्जर प्लास्टिक है तो सोलर रेडिएशन की वजह से उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर वो पानी में फेंक दिया, मान लो ओशियन में है, तो ओशियन की जो वेव्स हैं उसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। और जैसे ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे प्लास्टिक्स में तो वो क्या बन जाएगा? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो यानी कि 5 mm से कम उसका डायामीटर होगा। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मेडिकल और फार्मास्यूटिकल यूजेस आते हैं।
यहाँ पे जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उन्हें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की और केमिकल्स जो हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली रिलीज़ करने की। ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर इफ़ेक्टिवली केमिकल्स को रिलीज़ करेगा, ये इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनको ये इफ़ेक्टिवली रिलीज़ कर रहा है, जहाँ पे रिलीज़ होने चाहिए वहीं पे कर रहा है, तो इसलिए इसको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यहाँ पे एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी में इसे यूज़ किया जाता है क्लीनिंग मशीनरी के लिए, या फिर जो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन है वहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एक आ जाता है सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन, और दूसरा कि मशीनरी को अगर क्लीन करना है तो वहाँ पर भी एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आ गई। फिर आते हैं कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे इसे एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है फेशियल स्क्रब्स में, टूथपेस्ट में, या बाकी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को समझ रहे हो ना आप, जो मतलब आप अपनी केयर के लिए यूज़ करते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया या बाकी स्क्रब्स हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि माइक्रोप्लास्टिक्स की करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइक्रोप्लास्टिक का क्या सिनेरियो है देश में, दुनिया में, तो देखिए टेस्टिकुलर टिश्यूज़ में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एक स्टडी में पाया गया कि टोटल जो माइक्रोप्लास्टिक लेवल है वो 122.63 माइक्रोग्राम पर ग्राम पाया गया है डॉग्स में। माइक्रोग्राम पर ग्राम ये यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास को मेज़र करने की ये यूनिट है माइक्रोग्राम पर ग्राम। तो यहाँ पे इस स्टडी में पाया गया कि डॉग्स में 122.63 माइक्रोग्राम पर ग्राम इतने लेवल का टोटल माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ 328.44 माइक्रोग्राम पर ग्राम। इतना ज़्यादा टोटल मीन माइक्रोप्लास्टिक लेवल ह्यूमंस में पाया गया है। और यहाँ पे अगर बाकी अलग अलग प्लास्टिक्स की बात करें तो उसमें जो पॉलीथीन है वो एक डोमिनेंट पॉलीमर है। तो ये जो स्टडी है जहाँ पे टेस्टिकल टिश्यूज़ में माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि ये पोटेंशियली ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे इम्पैक्ट कर सकता है। और मेल्स के केस में, अब ऑब्वियसली टेस्टिकल्स तो मेल्स में ही होते हैं, तो फीमेल्स में नहीं होते हैं, टेस्टिकल्स मेल में होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडकोश। तो यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा लेवल माइक्रोप्लास्टिक्स का टेस्टिकुलर टिश्यूज़ में पाया गया है तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, और ये जो स्पर्म काउंट है उसे भी डिक्लाइन कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर आता है POD, ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे। देखिए 2024 में ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया 5 सितंबर को। ये क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो वर्ल्ड की कैपेसिटी जो है मैनेज करने की उसे एक्सीड कर देता है। हमारे पूरी दुनिया में वर्ल्ड की कैपेसिटी है कि भैया ये जो प्लास्टिक है इसको हमने कैसे मैनेज करना है। जब उस कैपेसिटी से प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन एक्सीड हो जाता है यानी बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2024 में ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया है, 5 सितंबर को मनाया गया है। 5 सितंबर 2024 को ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया, यानी कि ये वो दिन है, ये वो पॉइंट है जब वर्ल्ड की जो कैपेसिटी है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने की, उससे जो प्लास्टिक वेस्ट की जनरेशन है वो बढ़ गई, एक्सीड हो गई। अब देखिए 2024 के अंत तक 217 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो 3 मिलियन टन्स जो माइक्रोप्लास्टिक है उसे वाटर वेज में रिलीज़ करेंगी। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चाइना और इंडिया हमारा देश है, चाइना हमारा पड़ोसी है, तो ये दो देश जो हैं ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को वाटरवेज में ये दो देश रिलीज़ कर रहे हैं, चाइना और दूसरा हमारा भारत।
फिर आता है ड्रिंकिंग वाटर में भी हमें माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है। क्रिटिकल जब रिव्यू एसेस किया गया और 50 से ज़्यादा स्टडीज़ में ये पाया गया कि जो ड्रिंकिंग वाटर है और फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं उनमें भी हमें माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये हाईलाइट करता है कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज सैम्पलिंग की नीड है और एनालिसिस मेथड्स की नीड है। क्वालिटी क्राइटेरिया के लिए अभी तक मात्र 4 स्टडीज़ ही कंडक्ट हुई हैं। अष्टामुडी लेक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है अष्टामुडी लेक। यहाँ पर भी हमें माइक्रोप्लास्टिक की कंटामिनेशन देखने को मिली है। एक यहाँ पे स्टडी हुई जहाँ पे पाया गया कि जो अष्टामुडी लेक है, जो कि एक रामसार साइट है, वहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया गया। और इवन यहाँ पे वाटर के साथ साथ सेडिमेंट्स में, शेलफिश में और फिश में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया। यहाँ पे आप शेलफिश को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस अष्टामुडी लेक में वाटर, सेडिमेंट, शेलफिश, फिश, इनमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है और ये बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि ये एक रामसार वेटलैंड साइट है। प्लास्टिक्स के साथ साथ यहाँ पे हैजार्डस यानी खतरनाक हैवी मेटल्स पाए गए हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम, आयरन, बेरियम, ये माइक्रोप्लास्टिक के साथ यहाँ पे पाए गए। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग इस वाटर को पीता है, इस वाटर को अगर कंज्यूम करता है तो उसको बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फ़िश है, शेलफिश है, इन्हें भी ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनकी जो पैदावार है, पॉपुलेशन है, उसको भी कम कर सकता है, मतलब उन्हें भी ये कंटेमिनेट कर सकता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़िश खाते हैं, शेलफिश खाते हैं। तो जो शेलफिश और फिश है, अगर उसमें इस प्रकार के हैवी मेटल्स होंगे तो जो इनको खाएंगे ह्यूमंस, उनके अंदर भी फिर ये हैवी मेटल्स चले जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो कंटामिनेशन देखने को मिली है माइक्रोप्लास्टिक्स की और उसके साथ साथ इस प्रकार के हैजार्डस हैवी मेटल्स की, जैसे कि मोलिब्डेनम, आयरन, बेरियम, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो इस लेक के लिए, ना यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए और ऑब्वियसली ना ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अभी सवाल है कि माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक जो है ये हाईली परसिस्टेंट है एनवायरनमेंट में, ये काफ़ी समय तक एनवायरनमेंट में रहता है, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि ये माइक्रो है, स्मॉल है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये काफ़ी इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ओब्वियसली थोड़ी सी भी अगर हवा चलेगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और क्योंकि ये छोटा है तो ये ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी हो सकता है। यानी यहाँ पे पोल्यूशन है, अब थोड़ी सी हवा चली, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके अलग जगह भी पोल्यूशन कॉज कर सकता है। और यही एक चीज़ है जो इसे यूबिक्विटस पोल्यूटेंट बनाता है। यूबिक्विटस का मतलब होता है एक ही समय में सर्वत्र या अनेक स्थानों पर विद्यमान, लगने वाला। यानी कि अभी ये यहाँ पर है, अभी हवा चलेगी, ये यहाँ पहुँच जाएगा। अभी यहाँ पे बोलोगे भैया कि ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे पाया गया था, यहाँ भी आ गया। क्यों? क्योंकि भैया ये स्मॉल साइज़ का है, तो इसलिए ये काफ़ी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। और इसकी यही खासियत है जो इसे यूबिक्विटस पोल्यूटेंट बनाता है। अब माइक्रोप्लास्टिक ना सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी थ्रेट कॉज करता है। मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए तो करता ही है, लेकिन जो बाकी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी ये काफ़ी सीरियस थ्रेट पोज करता है। और इसकी जो इंजेक्शन है, यानी कि अगर ये किसी के पेट में जाता है, किसी एनिमल के या किसी ह्यूमन के, तो टॉक्सिक केमिकल्स की बायो एक्यूमुलेशन ये कॉज कर सकता है। फिर आता है हेल्थ चैलेंजेस। अब ओब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स माइक्रोप्लास्टिक के लिए एक्सपोज्ड हैं। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमने अष्टामुडी लेक का केस देखा, वाटर कंज्यूम करोगे तो भैया तुम्हारे अंदर हैवी मेटल्स और माइक्रोप्लास्टिक आ जाएंगे। वहाँ पे कोई फ़िश है, कोई शेल फिश है, उसको खाओगे तो आपके अंदर माइक्रोप्लास्टिक आ जाएंगे। तो ह्यूमंस जो हैं वो माइक्रोप्लास्टिक के लिए एक्सपोज हैं, चाहे वो ईटिंग हो या फिर ब्रीदिंग हो। ओब्वियसली छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डायमीटर लेस देन 5 mm है, कितना छोटा पार्टिकल है। तो ये एयर जब आप ब्रीद कर रहे हो उसके माध्यम से भी ये आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। फिर आता है स्किन कॉन्टैक्ट। अब ओब्वियसली जब आप चल रहे हो, अगर मान लो हवा में माइक्रोप्लास्टिक है तो वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहीं पे लग गई, चोट लग गई, तो वहाँ पे आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए, तो उन पोर्स के माध्यम से भी अंदर जा सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा साइज़ है। और यहाँ पे
कई बार जो प्लेजेंटा होता है, यानी मतलब महिलाएं जब बच्चा पैदा करती हैं वहाँ पे प्लेजेंटा, उन टिश्यूज़ में भी ये पाया गया है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शनिंग हो सकती है। किसी ऑर्गन में अगर आपके माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया तो वो उसकी फंक्शनिंग को रोक सकता है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, लेकिन उतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। इसका कारण लाइफस्टाइल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और एजिंग भी होता है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं। कौन कौन से? सेल डैमेज हो सकती है, कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, मेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है और कई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लो इस प्रकार की कोई चीज़ है तो ऐसा फूड खाना चाहिए जहाँ पे काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हों, क्योंकि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो नहीं होगी। तो ये काफ़ी बड़ा हेल्थ इशू है जो माइक्रोप्लास्टिक्स कॉज करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक बार फिर सुनो क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, लेकिन इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते जो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करें। तो माइक्रोप्लास्टिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है, ऑर्गन डिसफंक्शनिंग कॉज करता है। डीएनए, आप सब जानते हैं डीएनए हमारे यहाँ पे बॉडी में होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एनिमेशंस के माध्यम से एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसको भी ये डैमेज करता है। जो माइक्रोप्लास्टिक है ये हमारे डीएनए तक को डैमेज करता है। इसके साथ साथ कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ये कॉज कर सकता है। तो इतने ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस होते हैं माइक्रोप्लास्टिक के जब वो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, स्किन कांटेक्ट के माध्यम से, खाने के माध्यम से या फिर ब्रीदिंग के माध्यम से। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी और पॉलिसी चैलेंजेस को। देखिए, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने माइक्रो बीड्स को बैन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी कंक्रीट वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन नहीं है जो माइक्रोप्लास्टिक के जितने भी सोर्सेज हैं उन्हें कंट्रोल कर सके या फिर मॉनिटरिंग कर सके, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन मिटिगेशन के, यानी पॉल्यूशन को, ये जो माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन है इसको कम करने के, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, ख़त्म करना, इसके जो एफर्ट्स हैं ये इनकंसिस्टेंट रह जाते हैं। ये इतने ज़्यादा कंक्रीट जो है ग्राउंड जीरो पे वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये जो एफर्ट्स हैं ये तभी दिखेंगे जब आपके पास नेसेसरी रेगुलेशंस होंगी और फिर ग्राउंड जीरो में उन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, तभी ये जो एफर्ट्स हैं ये हमें दिखेंगे। अभी हमें इतने एफर्ट्स ये नहीं दिखते हैं, ऑल्दो अभी तो इतनी ज़्यादा बात भी ग्राउंड जीरो में नहीं होती है। हम पोल्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ तक के रह जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स तक अभी हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, या प्लास्टिक को इतना होलिस्टिकली हम नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वहाँ पे मैंने प्लास्टिक की लाइफ साइकिल भी कवर कराई है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन मिटिगेशन के एफर्ट्स हैं उन्हें वो हैम्पर करता है। हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसके माध्यम से हम अच्छे से माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर चेक रख सकें, और उसके साथ साथ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस भी है, जनता के बीच में भी इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग भी एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को, ताकि उन्हें भी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में पता चले। और अगर आप में से भी कोई, मान लो कोई मीट ईटर है या आपका कोई रिश्तेदार मीट ईटर है, तो उनके तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर आपने कहीं फ़िश खानी है, शेल फिश खानी है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर खानी है तो पहले पूरे अच्छे से पता कर सकें कि भैया वो कहाँ से आई है, कि ऐसी कोई जगह से तो नहीं आई है जहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक हो सकता है कि उनके अंदर मिले। क्योंकि अगर वैसी कोई फ़िश किसी ने खा ली
तो फिर उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स और हैज़ार्डस हैवी मेटल्स जैसे मोलिब्डेनम एंड ऑल ये सब उनके बॉडी में भी चल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा मेल्स में तो इनफर्टिलिटी हो सकती है और इवन मेल्स और फीमेल्स में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। बाकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, डीएनए डैमेज है, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे डिटेक्शन और इसके एनालिसिस के क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, जो माइक्रोप्लास्टिक्स की डिटेक्शन है या क्वांटिफिकेशन है एनवायरमेंटल सैंपल्स में, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के यूज़ को डेवलप भी किया जा रहा है, उसे प्रमोट भी किया जा रहा है। एक आता है PHA, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनॉइड, ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ये मुख्यतः किससे बनते हैं? बैक्टीरिया से बनते हैं। देखो, बैक्टीरिया से पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है, फिर बैक्टीरिया से PHA को निकाला जाता है और उसके बाद फिर उसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि भैया कौन से केमिकल के माध्यम से सबसे ज़्यादा PHA निकल रहा है, कौन सी कंडीशन में, है ना। अलग अलग केमिकल्स हैं। इवन मतलब मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है, ये बायोप्लास्टिक के ऊपर, और हमारा जो रिसर्च था उसमें तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफॉर्म में निकला था। क्लोरोफॉर्म केमिकल की मदद से PHA, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनॉइड। तो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या बायोप्लास्टिक है, तो इसे डेवलप किया जा रहा है और इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो एनवायरनमेंट में परसिस्टेंस है माइक्रोप्लास्टिक्स की, उसको हम रिड्यूस कर सकें। फिर यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है और अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है ताकि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उनको कैप्चर किया जा सके। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे आपने एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया। अभी यहाँ से होते हुए जब ये वाटर जाएगा तो जो भी आपके पास माइक्रोप्लास्टिक होगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो माइक्रोप्लास्टिक है ये कैप्चर हो जाएगा। जो भी स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, यानी यहाँ से पानी जा रहा है ना रन ऑफ, तो इस पानी में जो भी मान लो इस प्रकार से ये माइक्रोप्लास्टिक है तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे जो फिर आपके पास वाटर है वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक नहीं होगा। ये वाटर है विद माइक्रोप्लास्टिक, ये विदाउट माइक्रोप्लास्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है। तो इस प्रकार से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उन्हें कैप्चर किया जा सकता है ताकि जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वहाँ तक माइक्रोप्लास्टिक्स ना पहुँचे या जितना हो सके उसे हम रिड्यूस करें। तो ये काफ़ी अच्छा एक माध्यम है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंडस्ट्रीज़ में देखो या बाकी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें उतनी एक्सटेंसिवली अभी नहीं हो रही हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कई जगह पे तो हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा इनका विस्तार हमें करने की आवश्यकता है। फिर और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आती हैं जैसे कि FTIR, दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम फर्दर रिफाइनमेंट कर सकते हैं, यानी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर सकते हैं ताकि रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी इसे इम्प्रूव किया जा सके। रेगुलेटरी मेजर्स, अभी माइक्रोप्लास्टिक्स को लेके कोई इतने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रेगुलेटरी मेजर्स नहीं हैं। हालांकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भारत में भी और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बैन कर दिया गया है। इवन जो माइक्रोबीड्स हैं उन्हें भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया है पर्सनल के प्रोडक्ट्स में। मतलब बातें हो रही हैं कि भैया इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनके यूज़ को कम किया जा सके ताकि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक हैं एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं उसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी जब हमने बात करी कि माइक्रोबीड्स को या सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन किया गया है तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की रीच रेगुलेशन आती है, REACH, रीच रेगुलेशन। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल बनता है कि किस प्रकार से सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स और माइक्रोबीड्स की जो यूज़ है उसको बैन किया जा रहा है। रीच की फुल फॉर्म की बात करें तो यूरोपियन यूनियन रजिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन, ऑथोराइजेशन, फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। ये आता है आपके पास रीच की फुल फॉर्म। यूरोपियन यूनियन की रीच रेगुलेशन है। फुल फॉर्म एक बार फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन, ऑथोराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। ये है रीच की फुल फॉर्म।
तो यूरोपियन यूनियन के रीच रेगुलेशंस हैं जो माइक्रो बीड्स और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बैन को इम्प्लीमेंट करती है। फिर काफ़ी ईपीआर स्कीम्स भी हैं ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके पूरे के पूरे प्लास्टिक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के लिए। तो यानी जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके कि भैया अगर आपने इसको बनाया है तो आपको इसे डिग्रेड भी करना पड़ेगा। प्लास्टिक को कैसे डिग्रेड किया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है प्लास्टिक की बनने से लेकर डिग्रेडेशन तक, उसको मैंने अच्छे से ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वाली वीडियो में कवर किया है। उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है इस ईपीआर स्कीम के माध्यम से, ताकि जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का प्लास्टिक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है उसको पूरा वो बताए भी अगर तुमने बनाया है तो तुम्हें डिग्रेड भी करना पड़ेगा। लाइफ साइकिल का यही मतलब हुआ बनने से डिस्ट्रॉय होने तक या डिग्रेड होने तक। तो इस प्रकार की जो ईपीआर स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बना रहा है ये उसको एक इंसेंटिवाइज देता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट कम बने, रिड्यूस हो जाए, जितना कम हो सके उतना बने, ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन वो करे। अब अगर हम कुछ इनोवेटिव वेज की बात करें माइक्रो प्लास्टिक के साथ डील करने के लिए तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल सिल्क आती है। देखिए MIT यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक सिल्क बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया है जो कि बाकी जो हमने एप्लीकेशंस देखी ना, पहले हमने जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनकी एप्लीकेशंस देखी इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ सेक्टर में, तो अब यहाँ पर एक ऐसा सिल्क बेस्ड सिस्टम बनाया है MIT के रिसर्चर्स ने जो कि उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं चाहे वो पेंट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक को वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है। अभी तक माइक्रो प्लास्टिक का जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रीज़ में या फिर हेल्थ सेक्टर में, उस पूरे के पूरे माइक्रो प्लास्टिक को इन सारे सेक्टर्स में क्या चीज़ रिप्लेस कर सकती है? ये सिल्क बेस्ड सिस्टम जिसे MIT के रिसर्चर्स ने बनाया है। फिर आता है प्लांट बेस्ड फिल्टर्स। देखिए जो वुड डस्ट या टैनिन के फिल्टर बनते हैं वो वाटर में 99.9% माइक्रो प्लास्टिक्स को ट्रैप कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया इस प्रकार का फिल्टर है, यहाँ से वाटर जाएगा, मान लीजिए कि ये इस वाटर में माइक्रो प्लास्टिक हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लगा है, ये फ़िल्टर क्या करेगा, ये फ़िल्टर यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स को कैप्चर कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे फ़िल्टर भी होते हैं जो 100% कैप्चर नहीं कर पाते, तो कुछ आपके पास जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आगे भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वुड डस्ट या फिर टैनिन का बना हुआ फ़िल्टर इसका यूज़ करें तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये 99.9% का जो माइक्रो प्लास्टिक है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड फिल्टर्स की हमें ज़रूरत है, किस में? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। फिर आता है नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स। अब देखिए जो नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स होते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक को रिलीज़ नहीं करते हैं। याद करो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मैंने क्या बताया कि जो प्राइमरी है वहाँ पे एक जो कारण बनता है वो टेक्सटाइल या क्लोथिंग के माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो फाइबर्स भी बनते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स का यूज़ करते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक को रिलीज़ नहीं करता है, खासकर जब उसको वॉश किया जाता है। वॉशिंग के समय वो माइक्रो प्लास्टिक्स को रिलीज़ नहीं करता है और अंडर द राइट कंडीशंस ये बायोडिग्रेडेबल भी है। ये जो मटेरियल्स होता है ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है सिंथेटिक फाइबर्स के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल नायलॉन या पोलिएस्टर। तो पोलिएस्टर, नायलॉन ये सब क्या हैं? ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको वॉश किया जाता है तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स को रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर इनकी जगह अगर हम नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स का यूज़ करें तो वहाँ पे माइक्रो फाइबर्स रिलीज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर टेक्सटाइल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनता में अवेयरनेस की कमी है माइक्रो प्लास्टिक को लेके। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हम स्कूल करिकुलम में एजुकेशन, जो बच्चे छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनमें इन चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसे एजुकेट किया जा सके प्लास्टिक से रिलेटेड, माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड, और उनको समझाया जा सके
कि जो आपके पास प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपके जान पहचान में भी कोई छोटे बच्चे हैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा ताकि उन्हें भी नई चीज़ें सीखने को मिलें और वो भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करें कि हमने प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है और हमने सस्टेनेबल जो आदतें हैं वो अपनानी है। तो ये है दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक। यहाँ पे हमने माइक्रो प्लास्टिक्स देखे कि माइक्रो प्लास्टिक्स होते क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखी, इनके एप्लीकेशंस देखी और अंततः हमने चैलेंजेस देखे और फिर इनोवेटिव वेज देखे कि किस प्रकार से हम माइक्रो प्लास्टिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक, और एक मैंने आपको बताया है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बताई है दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो इन तीनों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।